खबर दानापुर से, जहां खगौल थाना क्षेत्र के खगौल इलाके में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ की खबर है। और मुठभेड़ में देखिए एक अपराधी को गोली लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दानापुर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर किया है, एक अपराधी को लंगड़ा किया है। खगौल थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस को देखकर सबसे पहले गोली चलाई गई, इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी कार्रवाई में अपराधी को गोली लगी है, जिससे कि वो घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए पटना एम्स भर्ती कराया गया। घायल अपराधी की पहचान मैनेजर राय के रूप में की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार मैनेजर राय साल 2022 में खगौल थाना क्षेत्र में हुए डॉक्टर मोहम्मद अनावर आलम हत्याकांड में शामिल रहा है और इसके अलावा उस पर रंगदारी, लूट, हत्या और अन्य संगीन आपराधिक मामले सहित करीब 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली कि मैनेजर राय खगौल इलाके में मौजूद है, जिसके आधार पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, कार्रवाई शुरू की गई। खुद को घिरता हुआ देख अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में गोली चलाई है, जिसमें अपराधी घायल हो गया। इस खबर पर मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। उनकी रिपोर्ट देखिए। बिहार में अपराधियों पर अंकुश लगाने की भरपूर कोशिश है और अपराधियों का पीछा लगातार पुलिस कर रही है। हम अभी मौजूद हैं खगौल में और खगौल में भी अपराधी मैनेजर राय के साथ पुलिस का इनकाउंटर हुआ है। वही ये स्पॉट है जहां पर इनकाउंटर हुआ है और ये गाड़ी उसी की थी। पुलिस इसे पकड़ने के लिए पीछा कर रही थी। उस दौरान पुलिस पर भी जो है हमला कर दिया, जिसमें 2 गोली पुलिस पे चलाया और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मैनेजर राय पर गोली चलाया। उसके पैर में गोली लगी है, फिलहाल एम्स में भर्ती है। मैनेजर राय की बात करें तो मैनेजर राय दीदारगंज का रहने वाला है और खगौल थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर की जो मोहम्मद अनावर हैं उनकी हत्या में जो है ये शामिल था और उनके हत्या में ये वांछित था। कई वर्षों से पुलिस तलाश कर रही थी। 2022 में हत्या हुई थी और तब से पुलिस इसे तलाश कर रही थी। पुलिस को लोकेशन मिला था, इसका पीछा कर रही थी। पीछा करने के दौरान पुलिस पर ही हमला बोल दिया और पुलिस भी जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए मैनेजर राय पे गोली चलाई और उसके पैर में गोली लगी। फिलहाल एम्स में मैनेजर राय भर्ती है और उससे अभी भी पूछताछ की जा रही है और पुलिस उसका इलाज करवा रही है और पूछताछ भी पुलिस करेगी। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो देखिए, ग्राउंड से ये आप रिपोर्ट देख रहे थे अमरजीत शर्मा की। इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ अमरजीत जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमरजीत, ये एनकाउंटर किया गया है, हाफ एनकाउंटर पुलिस ने किया है, कितने बजे की ये कार्रवाई है और अभी खबर पर क्या अपडेट है? जी देखिए, अभी एसएसपी पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में और अभी जो क्राइम सीन है वहां पर पुलिस मौजूद है और पूरी जो है तफ्तीश में भी जुटी हुई है। एफएसएल की टीम आई, जांच की है और इस मामले में एक बात और अहम बता दें कि ये पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के एक रिश्तेदार को भी जो है इसने जो है धमकी दिया था, रंगदारी मांगा था और कई एक मामले में लगभग जो है 21 मामले इस पे जो है दर्ज है पटना पुलिस के कई थानों में। और खगौल में जो डॉक्टर अनावर थे उनकी हत्या में भी ये शामिल था, तो पुलिस तलाश कर रही थी। कई एक लूट और जो हत्या मामले में है इसकी तलाश पुलिस कर रही थी। और जब खगौल लग के पास पुलिस को इसकी जो है टावर लोकेशन से इसकी जो है लोकेशन मिला और पुलिस पीछा कर रही थी, तो पीछा करते हुए खगौल लग के पास जब पहुंची है तो पुलिस पर इसने एक के बाद एक 2 गोली चलाई। पुलिस से इनकाउंटर करते हुए दूसरी तरफ से कार्रवाई करते हुए 2 गोली पुलिस के तरफ से भी चलाई गई है और जिसमें पुलिस ने एक गोली उसके पैर में मारी, जिसके बाद वो घायल हुआ और गिरा। उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार की और एम्स में इलाज के लिए भेजा है, तो एम्स में फिलहाल इलाज चल रहा है। तो ये जो है काफी कुख्यात अपराधी है और कई एक मामले जो पटना पुलिस ने दर्ज किए थे, तो काफी दिनों से इसकी तलाश थी। 22 में जो है खगौल थाना क्षेत्र में ही डॉक्टर अनावर के हत्या में ये शामिल था, तो पुलिस उसी समय से इसकी तलाश कर रही थी और खगौल पुलिस को जब इसका लोकेशन मिला, यानी कि एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। बहुत शुक्रिया अमरजीत तमाम जानकारी के लिए आपका।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लालू प्रसाद की संपत्ति की जांच होगी। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमीन और प्रॉपर्टी को लेकर जेडीयू की मांग उठी है और इस मांग पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई औपचारिक आवेदन दिया जाता है तो सरकार नियमों के अनुसार उस पर विचार करेगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विजय सिन्हा से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की जमीन की जांच कराने की मांग कर दी है। जेडीयू की मांग को अपना समर्थन देते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में जमीन माफियाओं के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। अवैध भूमि सौदों के खिलाफ अभियान किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में भू माफियाओं और जमीन के दलालों के साथ माफियाओं से दोस्ती रखने वाले विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भू माफियाओं के खिलाफ विजय सिन्हा लगातार एक्शन में हैं। जन संवाद कार्यक्रम में जमीन से जुड़ी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, ऑन द स्पॉट उसका निवारण भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में लालू की संपत्ति को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। नीरज कुमार ने सर सवाल उठाया है कि डिप्टी सीएम जी से आग्रह करेंगे कि लालू यादव के पास भी बहुत सारे अवैध संपत्ति है, उसका भी एक बार जांच करवा दिया जाए। जमीन कोई आवेदन लेकर के जन कल्याण संवाद में आएंगे तो हमारे सारे पदाधिकारी बैठते हैं, सरकार संज्ञान में जरूर लेगी। तो लालू प्रसाद की जमीन की जांच कराने की जेडीयू की मांग का डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के समर्थन पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। सुनते हैं। आप रोहतासगढ़ रोपवे की जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके लिए पत्राचार पथ निर्माण मंत्री से क्यों नहीं कर रहे हैं? जो जूनियर इंजीनियर के यहाँ करोड़ों रुपये जले हुए मिले, उसके संबंध में बताने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं कि रुपये किसके थे? और साथ ही साथ अशोक चौधरी जी को जो प्रोफेसर के तौर पर बहाल करने की प्रक्रिया रोक दी गई है, उसके संबंध में क्यों नहीं कर रहे हैं? भाजपा ने पटना के वीरचंद पटेल पथ पर 3 विधायक आवासों को पर कब्जा करके अपना कार्यालय बना लिया है। जदयू ने भी वहीं 3 विधायक आवासों पर कब्जा करके अपना कार्यालय बनाया है। तो माननीय विजय सिन्हा जी वहां बुलडोजर चलवाएंगे क्या? जमीन माफिया भाजपा से विधायक आवास खाली करवाएंगे, जमीन माफिया जदयू से विधायक आवास खाली करवाएंगे। रीलबाजी से भाजपा में कंपटीशन चल रही है कि सम्राट चौधरी जी बड़े रीलबाज की विजय सिन्हा जी बड़े रीलबाज। बिहार में अब जमीन माफिया और उन्हें संरक्षण देने वाले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने साफ कर दिया है कि माफिया चाहे जमीन पर हो या सत्ता के गलियारों में, कोई नहीं बचेगा। जेडीयू प्रवक्ता द्वारा लालू प्रसाद जी की जमीनों की जांच की मांग यह साबित करती है कि आरजेडी का अतीत आज भी सवालों के घेरे में है। भाजपा का साफ कहना है जिसने जमीन लूटी है, कानून उसका हिसाब जरूर करेगा। बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक जिला में जनसंवाद के माध्यम से जिस तरीके से भूमि संबंधित समस्याओं को भूमि राजस्व विभाग के द्वारा आदरणीय मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, ये अति महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है। जमीन दलालों पे, भू माफियाओं पे और इससे संबंधित पदाधिकारियों पे कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन आदरणीय नीरज जी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी की जमीन का भी जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पे उन पे आरोप है कि वो जमीन लेकर नौकरी देने का काम किए हैं। और वहीं बिहार में नए साल की शुरुआत होते ही नई सरकार में लाखों युवाओं को नौकरी देने की तैयारी तेज हो गई है। 31 दिसंबर तक प्राप्त रिक्तियों के आधार पर माना जा रहा है कि इस साल 2,70,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में लगभग 50,000 पदों पर बहाली होगी। गृह विभाग की बात की जाए 72,000 और स्वास्थ्य विभाग में 44,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इस साल 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के वादे को लेकर सरकार की पहल शुरू हो चुकी है। लगातार विभागों में बैठकें हो रही हैं। समाज कल्याण में भी 4600 पद, पंचायती राज विभाग में लगभग 10,000, ऊर्जा विभाग में 6600, कृषि विभाग में 5300 और इसके साथ ही आपको बता दें 5100, पथ निर्माण में 10,000 बताया जा रहा है कि पथ निर्माण विभाग में, जल संसाधन में 4100 और नगर विकास में 5100, भवन निर्माण में 1500 पदों पर इसी साल बहाली की तैयारी है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने 31 दिसंबर तक रिक्तियों का ब्यौरा भी मांगा है, जिसके आधार पर अभी प्राप्त हुए पदों की समीक्षा हो रही है और अलग अलग आयोगों के जरिए विज्ञापन निकालकर इसकी जानकारी दी जा रही है। अलग अलग आयोग विज्ञापन निकाल रहे हैं, उसके जरिए देखिए पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन अच्छी खबर बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए है, बम्पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए बम्पर वैकेंसी है, आपके पास बेहतर मौका है। नए साल में नई सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की कवायद तेज कर दी है, तो इसको लेकर बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। बताते चलूं कि इस साल 2,70,000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है और जिसमें अलग अलग विभागों से रिक्तियां जो प्राप्त हुई उसके आधार पर 1,42,041 पदों पर लगभग भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे अधिक जो भर्ती होगी वो है शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग। शिक्षा विभाग को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी थी कि TRE-4 की वैकेंसी आने वाली है और TRE-4 में जानकारी मिली है कि 27,000 पदों पर बहाली निकलेगी। लेकिन अभी भी 6 जिले ऐसे हैं जहां से रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है, यानी सीटें बढ़ भी सकती है। सभी आंकड़े जब प्राप्त हो जाएंगे विभाग को तो माना जा रहा है कि सीटें बढ़ भी सकती है TRE-4 में और इसका इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा स्पेशल टीचर है और लाइब्रेरियन की बहाली जो है वर्षों से लगातार प्रक्रियाधीन है और इसको लेकर भी तैयारी तेज हो गई है कि लाइब्रेरियन की भी बहाली होगी और स्पेशल टीचर की भी बहाली होगी। तो कुल 50,000 पदों पर लगभग बहाली होने की संभावना है शिक्षा विभाग में, जिसमें TRE-4, स्पेशल टीचर और इसके अलावा लाइब्रेरियन के पद हैं। बता दें आपको कि इसके अलावा जो है गृह विभाग भी लगातार तैयारी में जुट गया है और गृह विभाग में भी जो आंकड़े हैं वो प्राप्त कर लिए गए हैं। इस विभाग में लगभग 72,000 से अधिक पद खाली हैं और इनमें से 4,762 पद जो है प्रमोशनल यानी प्रमोशन पाने वाले जो कर्मी हैं उससे भरे जाने हैं। पुलिस विभाग में 1,88,328 पद स्वीकृत हैं और नए साल में 36,568 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग भी लगातार कवायद तेज रखे हुए है। स्वास्थ्य विभाग में अगर बात करेंगे तो राज्य के हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र में 44,000 से अधिक पद खाली है। स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारियों को काफी कमी झेलनी पड़ रही है। फिलहाल सरकार ने कवायद तेज कर दी है और युवाओं का इंतजार भी इसी साल खत्म होने वाला है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर नालंदा से। नालंदा के बिहार शरीफ में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने जिले वासियों को बहुत राहत दी है। बिहार शरीफ से दनियावा और बरबीघा के 2 बसों की शुरुआत कर दी गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ी पहल करते हुए जिले में 2 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, साल बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बड़े पैमाने पर बसें खरीद रहा है। आने वाले दिनों में बिहार की बसें न सिर्फ दूसरे राज्यों बल्कि पड़ोसी देशों तक भी जाने वाली है, जिसमें पिंक बसें भी शामिल होंगी। और इतना ही नहीं, यात्रियों की सुविधा के लिए नालंदा में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी हम जल्द शुरू करेंगे, इसका भरोसा दिया गया। 21 महिलाओं का चयन किया गया था, जिसमें 19 महिला वहां पर प्रशिक्षण के लिए उपस्थित हुए हैं और उनका वहां पर प्रशिक्षण देने का काम हो रहा है और 1 महीने के अंदर वो प्रशिक्षण लेके चलाने के लायक तैयार हो जाएंगे और उनको बसों पर सेवा करने का अवसर दिया जाएगा। इसमें सुविधाएं बहुत है। इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी लगा हुआ है, पैनिक बटन भी लगा हुआ है, CCTV कैमरा भी है, GPS भी है, GPS ट्रैकिंग भी है। केंद्रित स्वास्थ्य सहायता सुविधा जैसे सैनिटरी पैड, बेंडिंग मशीन की भी मुहैया कराई गई है। और अगली खबर बेतिया से, जहां सरकार के सख्त आदेश के बाद बेतिया राज की जमीन को खाली कराने की कवायद चल रही है। 438 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा गया, जिनके कब्जे में 294 एकड़ जमीन है। नोटिस के बाद सख्ती से इन जमीनों को खाली कराने की तैयारी है। बेतिया राज की बहुमूल्य जमीन अब पूरी तरीके से राज्य सरकार के अधीन आ चुकी है। विधानसभा से बेतिया राज संपत्ति अधिग्रहण विधेयक 2024 पारित होने के बाद प्रशासन ने जमीन पर सालों से चले आ रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे कि कब्जाधारियों में हड़कंप की स्थिति है। राजस्व विभाग के अनुसार बेतिया राज की कुल 15,358 एकड़ जमीन अब सरकारी संपत्ति मानी जाएगी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7,900 करोड़ रुपए आकी गई।
अकेले पश्चिम चंपारण की अगर बात की जाए 3661 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ। मानते हैं कि आगे भी पीछे भी 1446 हमारा 438 अतिक्रमणकारी हैं, जिनके द्वारा अतिक्रमण का जो है 294.71 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण का जो है संभाव मतलब वो सूची भेजी गई है कि इनके द्वारा है। इसी के सत्यापन के लिए जो है हम लोगों के द्वारा लगातार नोटिस जो है निर्गत किया जा रहा है। नोटिस तैयार है, अब नोटिस भेज करके उन लोगों से साक्ष्य की मांग की जाएगी। 1896 से पहले का जो भी बंदोबस्ती का कागजात है और वो उसका सत्यापन अगर बेतिया राज के द्वारा कर दिया जाता है कि हाँ ये यहाँ से इनका बंदोबस्त हुआ था तो वो वैलिड रहेगा। उसके बाद वालों में जो है उस पर नियम संगत कार्रवाई, नियमानुसार कार्रवाई का जो है हम लोग को निर्देशित किया गया। तो बेतिया राज का इतिहास 17वीं शताब्दी में बेतिया राज की नींव उज्जैन सिंह और गज सिंह ने रखी थी। देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां ने राजा की उपाधि दी। करीब 2000 वर्ग मील में फैला था। चंपारण सरकार के अंतर्गत ये आता था। महत्वपूर्ण शक्ति और शानो शौकत के लिए चर्चित था। ये खासियत आपको बता रहे हैं। बेतिया राज का इतिहास क्या है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, शक्ति और शानो शौकत के लिए जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में बेतिया राज की नींव रखी गई और इसके बाद शाहजहां ने राजा की उपाधि दी। करीब 2000 वर्ग मील में फैला था। चंपारण सरकार के अंतर्गत ये आता था। महत्वपूर्ण शक्ति, शानो शौकत के लिए ये चर्चा का विषय रहा। और अगली खबर गया जी से, जहां वजीरगंज थाना क्षेत्र के करजरा गांव में स्थित महादलित टोला के पास अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर के इंजन से दबकर एक नाबालिग लड़के की मौत की खबर है, जबकि उस पर सवार 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर सड़क के मोड़ के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलटा और इस दौरान ट्रैक्टर के इंजन राहुल कुमार के ऊपर गिर गया। हालांकि ग्रामीणों की तत्परता की वजह से लड़के को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद सभी को मगध मेडिकल रेफर किया गया। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस पूरे मामले में लापरवाही को लेकर अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीरें। एक नाबालिग युवक की जान चली गई है। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरी घटना में। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे पटना से। ये बड़ी जानकारी, नए साल में बुलडोजर एक्शन ये जारी रहेगा। देखिए, इस बात को लेकर साफ कर दिया गया है कि जिस तरीके से 2025 में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू की गई, ये 2026 में जारी रहेगा। बुलडोजर एक्शन लगातार चलेगा। 26 सड़कों से हटेगा अतिक्रमण। डीएम के निर्देश पर बुलडोजर चलेगा। दानापुर से लेकर पटना सिटी तक ये कार्रवाई आपको दिखेगी। इन सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। सगुना मोड़ से दानापुर रेलवे स्टेशन, शेखपुरा मोड़ से रूकनपुरा तक, बोरिंग बोट और बोरिंग रोड के अलावा देखिए बोरिंग कैनाल रोड, राजापुर पुल मार्ग है, इसमें अटल पथ है, बेऊर मोड़ से पहाड़ी तक, पटना जंक्शन रोड, कंकड़बाग मेन रोड से लेकर कंकड़बाग टेम्पू स्टेशन, शालीमार स्वीट्स तक, गांधी मैदान के चारों तरफ जो अतिक्रमण है उसको भी हटाया जाएगा। गांधी मैदान से दीघा और गांधी मैदान से पटना सिटी, जेपी गंगा पथ, नेहरू पथ, अटल पथ, चित कोहरा पुल, इन तमाम जगहों पर अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए आदेश दिया जा चुका है। और चलिए बात सर्दी के सितम की भी कर लेते हैं। देखिए, बिहार में कोल्ड डे और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पछुआ हवा की वजह से हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है, जिसके कारण जनजीवन पर बुरा असर दिख रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 10 से 30 मीटर तक पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। अभी आने वाले 1 हफ्ते तक आपको और भी राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग की तरफ से 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है।
बिहार में नए साल की शुरुआत होते ही ठंड और कोहरे की दोहरी मार से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बढ़ते ठंड को लेकर मौसम विभाग ने भी राज्य के 38 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कोहरे के साथ साथ जो कोल्ड डे है उसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने लोगों से एहतियात के साथ सावधानी बरतने की भी अपील की है। बता दें आपको कि जो विजिबिलिटी है लगभग 10 से 30 मीटर के बीच पहुंच गई है, क्योंकि हवाई सेवा, रेल सेवा और सड़क यातायात जो है पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर आपको राजधानी पटना की दिखा रहे हैं और देर रात से ही आसमान में कोहरे छाए रहते हैं और उसके बाद सुबह तक लोगों को राहत नहीं मिलती है। अगले 5 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और इस दौरान जो है अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री जो है उसमें गिरावट हो सकती है। यानी पिछले 24 घंटे में सीवान सबसे ठंडा जिला रहा और यहाँ का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा गया का न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। औरंगाबाद में और अरवल में भी 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने साफ कहा है कि 5 जनवरी तक पूरी तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो कोल्ड डे है वो स्थिति बनी रहेगी। खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्गों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। और बता दें जिन जिलों में खासकर अलर्ट जारी किया गया है और शीतलहर की संभावना बनी हुई है उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल और जहानाबाद जिले हैं, जहां पर अत्यंत जो है एक तरह से कहा जाए सीवियर कोल्ड डे जो है उसकी स्थिति बनी रहेगी। और निश्चित रूप से ये असर भी दिख रहा है। लोग अलाव के सहारे किसी प्रकार से जो है अभी गर्मी लाने की कोशिश कर रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो निश्चित रूप से 5 जनवरी तक फिलहाल लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ